स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक फोटॉन्स के बारे में। तो आज हमने डिस्कस करना है फोनॉन्स कि व्हाट इज फोनॉन। हमने नाम सुना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमने फोटॉन को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोनॉन्स क्या होता है। हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्वांटाइज्ड होती हैं और उनकी क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है, तो इस एनर्जी को फोटॉन कहा जाता है। इसी तरीके से जब लेटिस वाइब्रेशंस होती है, जब कोई भी लेटिस वाइब्रेशंस होती है या कोई इलास्टिक वेव हो, तो वो भी क्वांटाइज्ड होती हैं और लेटिस वाइब्रेशंस की क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है, तो ये क्वांटम ऑफ एनर्जी फोनॉन कहलाती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वांटम ऑफ एनर्जी फोटॉन्स एंड इलास्टिक वेव्स जो होती हैं किसी क्रिस्टल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनकी क्वांटम ऑफ एनर्जी उसे फोनॉन कहा जाता है। जितने भी क्रिस्टल होंगे, तो उनकी में अगर वाइब्रेशंस हो रही है, तो सारे के सारे क्रिस्टल कंसिस्ट करेंगे फोनॉन्स को। अगर क्रिस्टल में वाइब्रेशंस हो रही है थर्मली, तो उससे जो फोनॉन्स जनरेट हो रहे होंगे, तो उन्हें थर्मली एक्साइटेड फोनॉन्स कहा जाएगा। अगर साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेशंस जनरेट हो रही है, तो उन फोनॉन्स को साउंड वेव्स की वजह से अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसे अकॉस्टिकल फोनॉन्स। ऑप्टिकल वेव्स जो हैं, तो ऑप्टिक्स की वजह से अगर कोई जनरेशंस हो रही है, तो वो फोनॉन्स जो होंगे ऑप्टिकल फोनॉन्स कहलाएंगे। सिंपल ये है कि कोई भी क्रिस्टल जो है, तो उस क्रिस्टल की इलास्टिक वेव जो होंगी, तो उसकी क्वांटम ऑफ एनर्जी फोनॉन्स कहलाएगी। चाहे वो लाइट की वजह से हो, साउंड की वजह से हो, हीट की वजह से हो, तो फोनॉन जनरेट होंगे। जिस तरीके से हम फोटॉन्स के लिए कहते थे कि फोटॉन्स एज अ मटेरियल पार्टिकल, फोटॉन के ऊपर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करते थे, तो इसी तरीके से हम फोनॉन्स के लिए भी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करेंगे। अब फोटॉन्स, तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या हम क्या लिखते थे? फोटॉन्स की एनर्जी लिखते थे E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच एफ। और फोनॉन्स की एनर्जी, तो फोनॉन की एनर्जी लिखेंगे E, दोनों की एनर्जी सेम होगी, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 पाई से, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 पाई से, तो ये h ओवर 2 पाई और 2 पाई f, जो 2 पाई f होगा वो ओमेगा बन जाएगा h ओवर 2 पाई। तो ये h का, तो ये किसकी एनर्जी होगी? ये फोनॉन की एनर्जी होगी। ओमेगा इज जो होगा, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। किस में? हर मोड ऑफ वाइब्रेशंस में। अगर n नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो और ओमेगा जो है, तो ये मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अगर n नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो, n नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो, तो ये n यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा, n इज द नंबर ऑफ फोनॉन्स। जितने भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, तो उसमें n फोनॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी? टोटल एनर्जी ऑफ फोनॉन E इज इक्वल टू n h कट ओमेगा। ये टोटल एनर्जी ऑफ फोनॉन हो। और यहाँ पर n जो है, तो ये n जो होंगे, तो इससे ये कहा जाएगा n कैन बी जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। अब यही जो नंबर ऑफ फोनॉन्स हैं, तो ये टेम्परेचर के लिहाज से भी चेंज हो सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से वाइब्रेशनल मॉड जो होगा, तो वो इंक्रीज, जितना वाइब्रेशनल मॉड इंक्रीज होगा, तो उससे फोनॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे वाइब्रेशनल मॉड जो था, तो ये n, ये एवरेज होगा, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ h कट ओमेगा,
our kBT -1, h cut reduced Planck constant, omega is angular frequency, kb Boltzmann constant, t represent करेगा absolute temperature of the system and माइन। तो अब इसमें ये देखा जाए तो जितना हम यहाँ से टेम्परेचर को ज्यादा करें तो n नंबर ऑफ मॉड्स भी ज्यादा होते जाएंगे। तो thus the number of phonons can be increased or decreased by rising or lowering the temperature respectively। टेम्परेचर को राइज करें तो नंबर ऑफ फोनॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से नंबर ऑफ फोनॉन्स कम हो जाएंगे। अब फोनान जो होंगे तो फोनान को ये कहा जाता है कि ये इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमें बोज आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है, तो बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक जो है तो इसे यूज करेंगे। अब फोनान जो है तो इसके अगर बिहेवियर देखा जाए तो ये पार्टिकल नेचर, फोनान्स की जो बिहेवियर होता है तो ये पार्टिकल नेचर होता है। किस टाइम? जबकि ये इंटरेक्ट कर रहा हो किसी दूसरे फोनान्स के साथ, तो इसका बिहेवियर जो होता है तो ये पार्टिकल बिहेवियर। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है या किसी दूसरे पार्टिकल के साथ करेगा तो इसका बिहेवियर पार्टिकल बिहेवियर होगा। नाउ हियर वी डिस्कस मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स। अगर फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली फोनान का कोई मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन यही फोनान जब ये इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे पार्टिकल के साथ तो उस टाइम इस फोनान का मोमेंटम होगा। इसके मोमेंटम्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच कट के साथ। किस तरीके से कि हमारे पास मोमेंटम्स होते हैं फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। h ओवर लैम्डा तो 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो h ओवर 2 पाई और साथ ये बन जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। तो h ओवर 2 पाई h कट के इक्वल और 2 पाई ओवर लैम्डा वेव वेक्टर के। तो यहाँ पर h कट रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट और k जो है ये वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से डिवाइड कर लिया। 2 पाई ओवर लैम्डा यहाँ पर ये बन जाएगा k और h ओवर 2 पाई तो ये h कट बन जाएगा। अब ये क्या है? तो ये फोनान का मोमेंटम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एच के जो होगी तो इसे फोनान किस में जनरेट हो रहे हैं? फोनान यहाँ पर क्रिस्टल में जनरेट हो रहे हैं, तो इसे सम टाइम क्रिस्टल का मोमेंटम भी कहा जाता है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका हम कहां से देखेंगे? मोमेंटम जो जनरेट हो रहा है तो इस मोमेंटम्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसके लिए हम ये यूज करेंगे जैसे हम यूज करते थे इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोनॉन्स। तो इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोनॉन्स में यूज करते थे हम इवॉल्व कंस्ट्रक्शंस को। तो अब यहाँ पर ये भी इवॉल्व कंस्ट्रक्शंस से है। ब्रेग्स डायफ्रैक्शंस या इवॉल्व कंस्ट्रक्शंस ये कह लें k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस जी। k प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड, k जो होगा ये इंसिडेंट और g रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि g जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। तो कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम्स एंड एनर्जी क्या होगी? आप लोगों ने पहले ये लिखना है h प्राइम, या सिर्फ ये लिख लें k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस जी। फिर उसके बाद इसे h कट से मल्टीप्लाई कर लें तो h कट k प्राइम ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम्स रिफ्लेक्टेड फोनॉन्स का, ये फोटॉन का, और ये h कट के रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम्स ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, और h कट g जो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस को। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे
कि ओमेगा पी एच जो हो गए, तो ये एच दोनों साइड से, यहाँ से ये एच जो है तो दोनों साइड से एच कट कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा पी एच और ओमेगा पी एच प्राइम, ओमेगा पी एच रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा फोटॉन के लिए, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, और ओमेगा प्राइम ये रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। अब इस प्रोसेस में अगर ये देखा जाए तो ये एच कट जी जो है तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस एच कट जी। जैसे हम अगर पिस्टल के साथ अगर फायर करें तो पिस्टल जो होगा तो ये रिकॉइल होता है, इसी तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल भी जो होगा तो क्रिस्टल रिक्वायर्ड होगा। कितने मोमेंटम के साथ रिकॉइल होगा, माइनस एच कट जी इतने मोमेंटम के साथ क्रिस्टल जो होगा ये रिक्वायर्ड होगा। एक चीज इसमें और देख लें कि ओमेगा पी एच, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से एच कट कैंसिल दोनों साइड से, तो ओमेगा पी एच इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम। तो इससे यहां से ये पता चला कि वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड और इंसिडेंट वेव वेक्टर जो होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल होंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेव वेक्टर इंसिडेंट और स्कैटर्ड सेम हो, तो ऐसे प्रोसेस को एन प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस जो होता है तो ऐसे प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस या एन प्रोसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में इन इलास्टिक है तो क्या होगा, इंसिडेंट फोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इक्वल नहीं होगी स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी के साथ। ऐसा प्रोसेस जो होगा तो ऐसे प्रोसेस को इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहा जाता है, कि जिसमें इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी सेम नहीं होगी स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी के साथ, तो ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस को इन इलास्टिक स्कैटरिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब हम यहां पर फिगर 4.12a इसकी बात करते हैं, तो फिगर 4.12a ये है। इसमें दो केस हैं। फर्स्ट केस ये है कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट फोटॉन ऑफ वेव वेक्टर के टू प्रोड्यूस स्कैटर्ड फोटॉन ऑफ वेव वेक्टर के प्राइम। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोटॉन्स को। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसको साइनसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। फोटॉन किसी क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, ये क्रिस्टल है। फोटॉन्स क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रहा है, क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करने से फोटॉन्स जो है स्कैटर्ड हो रहा है, तो ये स्कैटर्ड फोटॉन। अब क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक किया तो ये स्कैटर्ड फोटॉन्स, इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इस केस में देखें जब फ्रीक्वेंसी ही सेम नहीं है, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, तो ये सेम नहीं है। जब सेम नहीं है मींस एनर्जी सेम नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होना चाहिए यहाँ पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम देखेंगे तो जो एनर्जी यहाँ से रिड्यूस होगी, जो फोटॉन्स के बाद, स्कैटर्ड फोटॉन्स के बाद एनर्जी नहीं होगी, वो एनर्जी यहाँ से, उस एनर्जी से फोनॉन जनरेट हो जाएगा। अब फोनॉन को देखें, इन दोनों में अगर देखें तो ये साइनसॉइडल फॉर्म में है, तो ये साइनसॉइडल फॉर्म में नहीं है। इसकी रीजन ये है कि फोनॉन जो होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होता, जिस वजह से हमने इसे साइनसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया। अब वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ को हम देखेंगे तो ये के प्राइम रिप्रेजेंट करेगा स्कैटर्ड फोटॉन्स। यहां पर ये कैपिटल के जो होगा, ये कैपिटल के रिप्रेजेंट करेगा जो फोटॉन जनरेट हुआ है, और ये के जो है तो ये के रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंट फोटॉन, और जी
साथ रिप्रेजेंट करेगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को। इसी को हम अगर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, एच कार्ड के साथ, तो एच कार्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंटम्स बन जाएगा। ये भी मोमेंटम, स्कैटर्ड का मोमेंटम, फोनान का मोमेंटम और इंसिडेंट फोटॉन का मोमेंटम। इस प्रोसेस में अब यहां से ये देखें, इन केस ऑफ फोनान इज एब्जॉर्ब, तो अब ये वाला प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में देखें कि फ्रीक्वेंसी दोनों के केसेस में देखें, अब यहाँ पर ये ऐड हो रही है। तो इस केस में देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है। जब फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है तो ऐसा प्रोसेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स, तो ऐसे प्रोसेस को यू प्रोसेस कहा जाता है। जिसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल हो इलास्टिक में तो एन प्रोसेस, अब इसमें फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो इसे यू प्रोसेस कहा जाता है। इसी की सेकंड डायग्राम देखें। सेकंड डायग्राम ये है, फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा है क्रिस्टल के साथ, फोटॉन्स भी स्ट्राइक कर रहा है तो उससे स्कैटर्ड फोटॉन जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी। तो एच कट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस केस में भी ये देखा जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। जब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो ऐसा प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम ये कहेंगे एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कौन सा होगा, ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा कि ये यू प्रोसेस और अनक्लैम्प्ड प्रोसेस होगा। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इसकी पहले डायग्राम की बात करते हैं। तो इसकी डायग्राम ये है, इसमें यहां पर फोटॉन्स जनरेट हो रहा है, ये दो फोटॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या आप लोग ये कह लें स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स विद फोटॉन्स। तो यहां पर एक फोटॉन्स और ये दूसरा फोटॉन्स, ये इंसिडेंट और ये स्कैटर्ड, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं और यहां पर इन दोनों का वेव वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस की जगह हमने ये वेव वेक्टर यूज किया है। अगर हम देखें तो ओमेगा किसके इक्वल होते हैं, ओमेगा इक्वल होते हैं के इंटू वी एस। के वेव वेक्टर और वी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे वी एफ इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू, तो इसी तरीके से यहां पर इसमें देखें तो ओमेगा पी एच की वैल्यू लिखी, ओमेगा पी एच इज इक्वल टू सी के ओवर एन। तो सी किसे रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये फोटॉन जो होगा तो ये इंटरेक्ट करेगा फोनॉन्स के साथ, इंटरेक्ट करेगा। तो इसके में यहां पर क्या होगा, एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस प्रोड्यूस होगा फ्रीक्वेंसी जो होगी फोटॉन्स की। तो इसमें ये अगर देखा जाए चेंज होगी के प्राइम और वी प्राइम। अगर यहां से ये देखा जाए कि ओमेगा पी एच जो है फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी, फोनॉन्स की फ्रीक्वेंसी से अगर बहुत ज्यादा हो, ये देखें फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अगर फोनॉन्स की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा हो, जब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो यहाँ पर हम इस टर्म को ये जो होगी ये वाली टर्म यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी या नेग्लेक्ट। जब इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा पी एच इज इक्वल टू, तो ये वेव वेक्टर भी इन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है तो इसको यूज करेंगे, इसमें साइन थीटा यूज करेंगे। अगर ये k है तो यहाँ पर ये पोर्शन जो होगा तो ये k/2 और ये वाला जो होगा k/2, तो और ये साथ π/2 बन जाएगा। यहाँ पर ये एंगल जो बनेगा तो ये π/, इस पर हम साइन थीटा को यूज करेंगे। तो साइन थीटा यूज किया तो k इज इक्वल टू 2k sin π/2 बन जाएगा। ये k/2 जो था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाई क्या है, तो ये एंगल बिटवीन के और के प्राइम के दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट करें। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोनॉन जो होगी तो ये ओमेगा इज इक्वल टू वी एस इंटू के की जो वैल्यू फाइंड की है यहाँ पर पुट कर लें, के की वैल्यू पुट कर ली, साथ यहाँ पर हमने वैल्यू पुट इसमें
ये के जो है तो इसकी वैल्यू है, तो के की वैल्यू ओमेगा एन ओवर सी, ये वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ से अगर हम ये देखें तो फोनान्स हैव बीन जनरेटेड इन क्वार्ट्ज एंड सफायर, तो ये भी क्रिस्टल की तरफ होते हैं, तो यहाँ पर फोनान्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी, तो ये टॉपिक किया हुआ है, ये मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप लोगों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। अब हम देखते हैं आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। अब आइंस्टाइन ने इसमें जो क्लासिकल थ्योरी थी तो इसमें कुछ एजम्पशंस की। उसकी एजम्पशंस ये थी, क्रिस्टल जो होगा तो ये कंसिस्ट करेगा आइडेंटिकल एंड ये बिहेव करेगा एज अ इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, और 3 एंड 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्रिस्टल में पाए जाएंगे। जितने भी ऑसिलेटर वाइब्रेट करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये एनवायरनमेंट के साथ सेम होगी, और ऑसिलेटर को एज ए यूज किया जाएगा क्वांटम ऑसिलेटर की तरह, जिसकी एनर्जी जो होगी तो डिस्क्रीट एनर्जी होगी। ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी तो उसकी एनर्जी को डिस्क्रीट एनर्जी लिया जाएगा। तो जितने भी ऑसिलेटर होंगे तो ये प्रेजेंट किए जाएंगे इनको एज अ क्वांटम स्टेट की तरह। तो यहां पर हम स्टार्ट लेंगे क्वांटम थ्योरी के साथ। तो क्वांटम थ्योरी ये थी E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहां पर इसकी बजाय अब हम बात करते हैं फोनान से, तो एच कट ओमेगा नॉट लिखेंगे। एन जो होगा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर को। हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच न्यू। एच न्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है एच कट ओमेगा के साथ। अगर n को 0 रखा जाए, n इज इक्वल टू 0, तो जस्ट यही रहेगा 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, जो कि 0 पॉइंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर कहलाएगी। अब एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करें, तो एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी यूज करेंगे। तो ये बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जिसे स्टैटिस्टिक में हमने देखा था, ये बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जो ई एन की वैल्यू है, तो यहाँ से ई एन की वैल्यू जहां पर भी ई एन आ रहा है तो ये ई एन की वैल्यू पुट कर ली। इस इक्वेशंस में ई एन की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करने के बाद, फिर हमने ये रखा कि लेट x इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा ओवर के बी टी। तो ये x इसके इक्वल, तो इसमें वैल्यू पुट कर ली, तो ये सीरीज बन जाएगी हमारे पास, एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में सीरीज आ जाएगी। जब ये एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में सीरीज होगी तो इसका यहाँ पर ये देखें तो ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये डेरिवेटिव तो ये log की फॉर्म में, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें से ई एक्स कॉमन ले लिया, ई एक्स कॉमन लेने के बाद तो इसकी जगह पर ये log ऑफ, तो ये बनेगा, तो इसकी जगह log ऑफ 1 माइनस ई एक्स यहाँ पर ये यूज कर लिया। फिर हमने इसका जो डेरिवेटिव था इसके ऊपर डेरिवेटिव लिया 1/2, और इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा 1/1 माइनस ई एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट ई एक्स, तो साथ माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। अब इसमें अगेन जो x हमने एज्यूम किया था तो वो एक्सपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट करने के साथ ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 4.55 जो थी तो उसको हम यूज करेंगे इसमें, तो इक्वेशन को यूज किया तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास इस। अब ये 4.59 इक्वेशन जो थी तो ये आइडेंटिकल है 4.60 इक्वेशंस के साथ। अब हम इंटरनल एनर्जी की क्रिस्टल की बात करेंगे, तो टोटल इंटरनल एनर्जी तो जस्ट हमने ये करना है कि ये ई जो हमने फाइंड की है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए पार्शियली अवर पार्शियल टी, तो ये वाली जो इक्वेशंस आई है तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट। तो अब ये इक्वेशन जो होगी तो ये स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये थीटा से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो थीटा ई क्या है, ये एच कट ओमेगा नॉट ओवर के बी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। तो इससे करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर को आइंस्टाइन टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो इसकी जगह पर हमने थीटा पुट कर लिया।
तो अब हम इसमें कंडीशंस पुट करेंगे। कंडीशंस क्या है कि अगर के बीटा ये बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर अगर थीटा ई से ग्रेटर है, थीटा ई कौन सा करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, तो इससे ग्रेटर है तो इससे हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी। अब हम इसको यूज करेंगे इक्वेशंस 4.6 में यूज किया, तो इसमें साथ हमने 6.5 इक्वेशंस को यूज करके इक्वेशंस ये स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू आ रही थी तो इसमें हमने ये वैल्यू पुट कर ली। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3R बन जाएगा। तो ये इससे हमने ये कहा था कि ये पेटेट्स लॉ जो कि हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है। इसी तरीके से जब लो टेम्परेचर की कंडीशंस पुट करेंगे, लो टेम्परेचर के लिए कंडीशंस पुट करेंगे तो ये हमारे पास CV के लिए ये, तो ये फॉलो करेगा टी क्यूब को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर हम इसमें पुट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वेव मॉडल्स ऑफ लेटेस्ट हीट कैपेसिटी। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी तो उसमें जो मॉडल है तो इसने कुछ एजम्पशंस की। तो इसकी एजम्पशन जो थी तो ये बहुत सिंपल है, ये आप लोग खुद देख लें कि इसने इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन को यूज करके तो इसमें इसने डिफरेंट एजम्पशंस की हैं।